बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज नेहा फ्रॉम SGCA। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में आपके सेक्शन नंबर 1 का 7th चैप्टर दैट इज व्हाई वी ट्रैवल रिटन बाय पीको अय्यर खत्म कर लिया था। एंड इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर ऑफ योर सेक्शन नंबर 1 दैट इज द लास्ट चैप्टर, वोएजिंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस। अब ये वोएजिंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस में बेटा आपको एक रियल लाइफ स्टोरी देखने को मिलेगी हमारे राइटर की, कि कैसे वो छोटे से चाइल्डहुड फ्रॉम अडल्टहुड उनने कैसे अपना करियर बनाया, मतलब अपने आप की जो जर्नी है कि वो कैसे एक्सेल हुए एकेडमिक रिकॉर्ड्स में या अपनी लाइफ में, या कैसे उन्होंने अपनी करियर में सक्सेस पाया, उसकी जर्नी को वहीं पे यही बोला गया है वोएजिंग। और कहां की जर्नी है? टुवर्ड्स एक्सीलेंस, मतलब अच्छा बनने की जर्नी है। तो यही पार्ट में हम पढ़ेंगे कि हाउ द राइटर बिकेम सच अ सक्सेसफुल पर्सन इन हिज लाइफ। So let us start the chapter with the introduction of our writer who is Achyut Godbole, born in 1950. He is well known for his writings in Marathi and English. तो ये तो आप ही के भाई बंधु हैं बच्चों। He is also a Marathi है ना, he is also Maharashtrian। तो ये अपने जो writings थे वो दो languages में करते थे, एक मराठी और एक English. He is a prolific writer in various genres and has produced numerous original works as well as adaptations of works from other languages into Marathi. Prolific कहने का मतलब बहुत ज्यादा indulged थे ये राइटिंग में, मतलब इनको ना बहुत ज्यादा भाती थी राइटिंग, तो ये बहुत सारी राइटिंग करते थे। तो इनके कुछ काम ओरिजिनल होते थे, मतलब खुद वो लिखते थे, नहीं तो कुछ काम के वो अडेप्टेशंस लेते थे। अडेप्टेशंस कहने का मतलब ऑलरेडी लिखी हुई स्टोरीज को ट्रांसलेट करते थे अपनी लैंग्वेज में। ओके, His writing style is informative yet very informal. आपको इनके राइटिंग स्किल से या इनके राइटिंग आर्टिकल से, जो भी ये लिखते हैं, उससे इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा मिलेगी बट वेरी फ्रेंडली मैनर में। ऐसा नहीं है कि फॉर्मली वो बोलेंगे, एक ऐसा बड़ा होके छोटे को गाइड करेंगे, नहीं, एज अ फ्रेंडशिप जो आप एक दूसरे को सजेशंस देते हो, ऐसा आपको लगेगा जब इनकी स्टोरी आप पढ़ोगे। He became a chemical engineer from IIT Mumbai in 1972 and headed top management positions in companies of great repute. तो he became a chemical engineer, जहां वो कहां से पढ़ाई की थी उन्होंने? IIT मुंबई। और कब बने थे? 1972 में। और जिसके बाद उन्होंने इंडिया की या फॉरेन की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत ऊंची ऊंची पोजीशंस भी होल्ड कर रखी हैं। ओके, अब ये तो हो गई हमारी राइटर की कहानी। अब देख लेते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है वो किस पे बेसिस है, या उसको ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि है क्या। सो दिस ऑटोबायोग्राफिकल स्केच, ऑटोबायोग्राफिकल मतलब राइटर जब अपने खुद के लाइफ पे स्टोरी लिखे, तो दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी। ओके, ये चैप्टर एक ऑटोबायोग्राफी है जो हमारे राइटर ने खुद अपने लाइफ पे बेस्ड लिखी है। ओके, penned by Achyut Godbole depicts his journey from a middle class boy to a famous writer। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक छोटे से नन्हे से नॉर्मल से बच्चे थे ये, और कैसे वो इतने फेमस राइटर बने। तो ये जो जर्नी है ना बेटा, जो उन्होंने तय की है, ये जो रास्ता है, उसके बारे में हम जानेंगे एंड बहुत सारी चीजें भी हमें सीखने को मिलेंगी, बिकॉज वी आर एट दिस पॉइंट वेयर वी आर बिल्डिंग आवर करियर। तो जो इनने मिस्टेक्स किया वो हमें नहीं करनी, जो इनने गुड चीजें की है वो हमें सीख लेनी है, ताकि हम भी अपना करियर सक्सेसफुल बना सकें। ओके, ही वॉज अ सक्सेसफुल जनरल मैनेजर ऑफ पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स। तो ये एक जनरल मैनेजर भी रह चुके हैं ऑफ विच कंपनी? पटनी कंप्यूटर सिस्टम। He headed many other reputed companies and later became a famous writer। तो जैसे हमने पढ़ा हुआ है बेटा कि बहुत सारे राइटर्स कब राइटर बनते हैं? जब वो ऑलरेडी एक जॉब कर लेते हैं, फिर उनको पता चलता है यार ये तो मेरा पैशन है ही नहीं, ये तो मेरी राइटिंग है। तो ये भी केमिकल इंजीनियर करने के बाद, एक IT जॉब करने के बाद फिर इनको रियलाइज होता है नहीं यार वो मेरा पैशन नहीं है, मेरा पैशन तो राइटिंग है। एंड देन ही चेंजेस हिज करियर।
The present write-up discusses his quest for excellence. कहने का मतलब ये जो चैप्टर है वो हमें बताता है कि कैसे अपने आप को बार बार इंप्रूव करने के लिए उन्होंने कैसे कैसे चीजें कौन से स्टेप्स लिए. How he developed a thirst for knowledge. कैसे वो हर जगह से नॉलेज पाना चाहते थे. सिर्फ उनको नॉलेज की ही प्यास थी बेटा, और कुछ नहीं. ओके. He discusses at length the ingredients, essentials of success and the ways to achieve it. कहने का मतलब ये हमें बताते हैं कि सक्सेस बनने के लिए हमारे पास कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, और अगर हमारे पास वो क्वालिटीज है तो किस तरह से हमें वो स्टेप्स लीड करने चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकें. ओके. सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी. एक इनलाइटनिंग चैप्टर होगा आपके लिए, क्योंकि आप भी उसी स्टेज पे हो जहां पे आप भी अपना करियर बनाना शुरू कर रहे हो. ओके. सो प्लीज listen to this chapter very carefully and read it thoroughly. So let us start with our chapter Voyaging Towards Excellence. I had a very simple upbringing. कहने का मतलब इनका जो बचपन था वो बड़ा ही सिंपल था. We were at lower middle class. ये कहने का मतलब मिडिल क्लास से जो थोड़ा सा नीचे आता है, पुअर से थोड़ा ऊपर एंड मिडिल क्लास से थोड़ा नीचे, वो उस कैटेगरी में इनकी फैमिली आया करती थी. Our 300 square feet house did not even have basic amenities such as a fan, a refrigerator, a geyser, a dining table और a gas stove. देखो बच्चों, इनकी जो चाइल्डहुड है ना वो बड़ा कोई इतना खास नहीं रहा है या कोई इतना महंगा नहीं रहा है जहां पे वो लग्जरियस लाइफस्टाइल जिए. बहुत सिंपल लाइफस्टाइल है जहां पे इनका घर सिर्फ 300 फीट का था. एंड उस घर में इनके पास बेसिक एम्यूनिटीज भी नहीं थी. बेसिक लग्जरीज जो सबके पास होती है लाइक फैन, गीजर, स्टोव, वो भी नहीं था. तो यू कैन इमेजिन द डिफिकल्ट चाइल्डहुड ही हैज लिव्ड. लीव अलोन एन एयर कंडीशनर और अ कार. तो एयर, एसी और कार की बात तो बहुत दूर गई. जहां फैन ही नहीं है वहां एसी कहां हो सकता है. It was only when I entered the college that I got a watch and we got a dining table and a gas stove at home. तो जब ये कॉलेज पहुंचे, सबसे पहले जो दिन था, तभी इनको जिंदगी में पहली बार एक घड़ी मिली थी और इनके घर में एक डाइनिंग टेबल आया था और गैस स्टोव आया था. Nevertheless, culturally, I had a rich childhood. भले इकोनॉमिकली इनकी जो चाइल्डहुड है वो बहुत एकदम बेकार हुई हो, लेकिन कल्चरली, ट्रेडिशंस के मामले में, रिचुअल्स के मामले में, कल्चर्स के मामले में इनका जो चाइल्डहुड था वो बहुत ज्यादा रिच था. अब उसका भी रीजन बताती हूं कैसे. Poets like Vinda Kirandikar, Mangesh Pandgaonkar and Vasant Bapat used to visit our home, and for hours I could listen to the discussions about poetry and literature, Marathi and English. तो इनके जो फादर थे ना, he was also a poet, या उनका जो फील्ड था काम का, that was in music. तो इनके घर पे ना आते जाते हर दिन कोई ना कोई बड़ा बड़ा पोएट, नहीं तो कोई सिंगर, नहीं तो कंपोजर आते रहते थे और इनके घर पे डिस्कशंस चलते रहते थे. जस्ट इमेजिन, भले ही घर छोटा है लेकिन बड़े बड़े जाने माने सिंगर्स आ रहे हैं डिस्कशंस करने के लिए. तो सोचो इनका जो चाइल्डहुड है भले ही इकोनॉमिकली पुअर था बट कल्चरली रिच था. और जनरली जो डिस्कशंस होते थे वो दो लैंग्वेजेस में होते थे, मराठी एंड इंग्लिश. दे यूज्ड टू टॉक अबाउट केसवर्थ, मधारिकर, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकिंस एंड थॉमस हार्डी. जो महंगे महंगे बड़े बड़े राइटर्स है ना बेटा, उस टाइम के फेमस जो कंपोजर्स या राइटर्स या ऑथर्स हुआ करते थे, उनके बारे में डिस्कशन चलती थी. जस्ट इमेजिन उन डिस्कशन से इनको कितनी नॉलेज मिलती होगी. I did not fully understand their discussions in depth, but I was immensely impressed. कहने का मतलब छोटे थे तो हर एक बात तो नहीं समझ पाते थे, लेकिन उनके लिए वो डिस्कशंस बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग होते थे, बहुत ही ज्यादा माइंड कैचिंग होते थे, जहां पे उनका ध्यान पूरे डिस्कशंस में ही रहता था. We also were lucky to have पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी and पंडित जसराज visit
at our place and talk about Indian music till late night or sometimes dawn. तो कभी कभी इनके जो डिस्कशंस चलते थे, कोई कोई कंपोजर्स म्यूजिक वाले आते थे एंड इतना डिस्कशन चलता था कि पूरी रात जब तक सुबह नहीं हो जाती थी तब तक डिस्कशंस चलते रहते थे. तो सोचो इनको कितनी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग या फैसिनेटिंग वो डिस्कशंस लगते होंगे. This is how and why I developed my interest in literature and music during my school days. तो आपने देखा होगा कि घर पे जैसा हमारा माहौल रहता है ना, हम उन्हीं चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं. तो सिंस इनके घर में म्यूजिक, ऑथर्स, राइटर्स, पोएट्स, कंपोजर्स के बारे में डिस्कशन चलते रहता था, तो स्कूल में भी इनका जो इंटरेस्ट था वो किस फील्ड में था? म्यूजिक एंड लिटरेचर, दोनों में. I did not and even today understand the grammar of music, but I began to love it tremendously since then. कहने का मतलब क्या कि छोटी सी एज में लेकिन उनको ये नहीं पता था कि म्यूजिक का क्या होता है, राग क्या होता है, सुर क्या होता है, ताल क्या होता है, but still he used to take a lot of interest in that field. Okay. And this is why he became a writer. This is the first reason and the primary reason why he became a writer in his latter life. आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ दैट एसजीसीए के जो लेक्चर्स हैं वो दो प्रकार से चलते हैं. एक यूट्यूब सीरीज जैसा कि आप अभी हमें देख रहे हैं, एंड दूसरा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस. प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस हमारी जीमीट पे ली जाती है, जहां पे आप दिखाए गए फैकल्टी से फेस टू फेस बात कर सकते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रीमियम बैचेस में आपको बैकअप फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. और क्या फैसिलिटीज है प्रीमियम बैचेस की, तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं. द कोर्सेज व्हिच आर ऑफर्ड बाय SGCA are 11th, 12th, BCom and CA Foundation. So for admission and more details, you can call us or WhatsApp on the numbers shown on the screen. तो चलिए फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं. Most of the times the topics of discussions at our home were about music, literature, painting, sculptures, etc. I could listen to the discussions about Van Gogh, Mozart and Michelangelo, etc. कहने का मतलब बहुत सारे स्कल्पचर्स के बारे में डिस्कशन चलते थे, पेंटिंग्स के बारे में डिस्कशन चलते थे, और उन्हीं पेंटिंग से पेंटर्स के नाम डिस्कशन में आते थे, तो उनको वहां से नॉलेज मिलती थी. इट वॉज बिकॉज ऑफ सच अ मिलियू अराउंड मी दैट आई हैड अ फर्म बिलीफ विच आई स्टिल होल्ड दैट ऑल आर्ट्स आर इक्वली इफ नॉट मोर इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स देन साइंस और टेक्नोलॉजी. तो उसी डिस्कशन से, उसी सिनारियो से, उसी इंटरैक्शन से उनका ये मानना था कि जिंदगी में किसी इंसान के लाइफ में जितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी आर्ट के बारे में जानना जरूरी होता है. आर्टिस्ट, आर्ट्स, अलग अलग फील्ड जैसे डांसिंग, म्यूजिक, पेंटिंग्स, इन सब का भी नॉलेज एक बंदे के लाइफ में इंप्रूवमेंट्स ला सकता है या चेंजेस या रिफॉर्म्स ला सकता है. I had learned from my childhood that money does not mean anything in life. कहने का मतलब इनको बचपन से ये बात समझ आ गई थी जो आज तक हमें नहीं समझती है, that लाइफ में सिर्फ पैसा ही कुछ नहीं होता. ठीक है, सिर्फ हर कुछ पैसा ही नहीं होता है. It is necessary, but if at all there is something which enriches our lives and put meaning to our existence, it is the arts, music and literature. ठीक है, ये भी डिनाई नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल भी पैसा नहीं हो तो भी चल सकता है. Yes, it is a basic need, money is a basic need, लेकिन हमारी लाइफ को चेरिश करने के लिए या लग्जरियस बनाने के लिए सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ हमारे कल्चरल वैल्यूज, हमारी नॉलेज अबाउट आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर ये भी इंपॉर्टेंट होती है. So this is not to say that I did not like science or mathematics. इन बातों से इनका ये कहने का मतलब नहीं है कि इनको साइंस और मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सिर्फ लिटरेचर और आर्ट्स पसंद है, म्यूजिक पसंद है. In fact, I loved these subjects. However, I did not study them for scoring maximum marks in the examinations. कहने का मतलब उनको बाकी के भी सब्जेक्ट्स पसंद थे, लेकिन उनका ये एम नहीं रहता था कि सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे आए, कैसे भी मैं टॉप बन जाऊं. नहीं, इनका जो स्टार्टिंग से अप्रोच था ना बच्चों, दैट वाज अबाउट नॉलेज, कि नॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए, मार्क्स भले ही हो या ना हो. आई यूज्ड टू स्टडी दी सब्जेक्ट और एनी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर for its
इनहेरेंट ब्यूटी। इनहेरेंट ब्यूटी कहने का मतलब उसके बारे में अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए वो पढ़ते थे, नॉट फॉर जस्ट द मैटर ऑफ गेटिंग मार्क्स इन हिज क्लास, ठीक है, टॉप स्कोर लाने के लिए नहीं करते थे, जितनी नॉलेज वो ग्रैप्स कर सकते थे उतनी नॉलेज वो ग्रैप्स करते थे, और उसी टर्म को ये यहां पे बोलते हैं इनहेरेंट ब्यूटी। I found Newton's law of motion beautiful and Pythagorean theorem एलिगेंट। देखो जैसे आप किसी पर्सन के लिए एडजेक्टिव्स यूज करते हो ना, शी इज एन एलिगेंट लेडी, शी इज अ ब्यूटीफुल लेडी, उनने ये एडजेक्टिव्स अपने साइंस या मैथ्स की कंसेप्ट्स के लिए यूज किए हैं। न्यूटन्स लॉज को उनने अमेजिंग ब्यूटीफुल बोला है एंड पाइथागोरियन थ्योरम को उनने एलिगेंट बोला है। कहने का मतलब वो पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते थे, ही वॉज अप्रिशिएटिंग द स्टडी दैट इज डन बाय इन डिफरेंट फील्ड्स। अलग अलग साइंटिस्ट ने जो अलग अलग तरीके निकाले वो उसको सोचते थे कि वाह क्या काम किया है। ओके, I loved solving problems of physics and mathematics of the 9th standard when I was in 7th. Not to show off, but just because I used to get involved in solving them. आपने 3 Idiots का वो देखा होगा, रणछोड़ दास कैसे छोटी क्लास का होके बड़े क्लास के सम सॉल्व कर रहा था, है ना, उसका भी काइंड ऑफ सेम अप्रोच ही था बच्चों। आपकी जो मूवी है ना 3 Idiots, वो भी आपको यही बताती है, स्टडी बट नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्क्स बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। तो ये भी बोलते हैं कि मुझे मैथ्स और फिजिक्स इतना पसंद था कि 7th स्टैंडर्ड में होके मैं 9th स्टैंडर्ड के सम करता था, नॉट टू शो ऑफ, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बट खुद की इच्छा को एकदम पूरी करने के लिए, क्यूरियोसिटी को पूरी करने के लिए कि ये सम होगा तो होगा कैसे। ओके, आई यूज्ड टू लव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड यूज्ड टू एंजॉय फाइंडिंग आउट द मोस्ट एलिगेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग देम। कहने का मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करके छोड़ नहीं देते थे, एक ही क्वेश्चन को अलग 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 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते थे, एंड देन ही यूज्ड टू डिसाइड कि विच इज द मोस्ट एलिगेंट मेथड, विच इज द मोस्ट beautiful method to solve that particular question. Obviously these problems were not a part of the curriculum, but I enjoyed the whole process. स्कूल में ये सिखाया नहीं जाता कि तुम ऐसे करो वैसे करो, अलग अलग तरीके से सॉल्व करो, बट इनको इतनी क्यूरियोसिटी थी, इनको इतना मजा आता था कि that he has this approach of study, this attitude of looking beyond marks, very important, listen to this line beta, this attitude of looking beyond marks or examination and to seek joy in solving any challenging problem helped me to develop a problem solving attitude which came handy when I appeared for my IIT entrance JEE, because this exam is completely based on your problem solving ability and the ability to think not only logically but quickly and rapidly. अब जो ये स्टार्टिंग से अप्रोच रहती थी ना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कि एक तरीके से अलग अलग करो, नॉट फॉर द सेक ऑफ मार्क्स, लेकिन अलग अलग चीजें जानने के लिए, इस एटीट्यूड के वजह से ये जो डेवलपमेंट हुआ था पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वजह से, तो इनका जो जेई है ना वो बड़े आसानी से निकल गया था, क्योंकि जेई में आपका टेस्ट ये किया जाता है कि आप सिर्फ लॉजिकली ना सोचो बट हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन, जितने भी सोल्यूशन है सबको सोच के उसका सबसे एलिगेंट वे चूज करो, एंड वो भी क्विकली एंड रैपिडली। तो ये जो एबिलिटी इन्हें डेवलप की थी बचपन से ही, तो उनको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास करने में ये बहुत ही ज्यादा मदद कर गई और बड़े आसानी से उन्होंने वो हर्डल क्रॉस कर लिया। I scored 100% marks in mathematics and in almost all the examinations that I appeared for from my first standard until IIT, barring only a few times. कहने का मतलब क्या कि बचपन से इन्हें जितने भी मैथ्स के एग्जाम दिए हैं, most of the time 98% of the time he has scored फुल मार्क्स या परफेक्ट स्कोर। जस्ट इमेजिन बेटा, अगर आपकी स्टडी करने की अप्रोच सीधी रहेगी, अच्छी रहेगी, इनोवेटिव रहेगी, तो मार्क्स बहुत हैंडी हो जाते हैं। हैंडी कहने का मतलब अगर आपकी अप्रोच अच्छी है तो मार्क्स अपने आप आपको मिल जाएंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा। ओके, आई स्टूड 16th इन द एसएससी बोर्ड एट दैट टाइम। दिस एग्जामिनेशन वाज फॉर द होल ऑफ महाराष्ट्र इंक्लूडिंग नागपुर। कहने का मतलब महाराष्ट्र स्टेट से जो आपके हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस होते हैं
उसमें इनकी जो रैंक थी ऑल ओवर महाराष्ट्र, उसमें ये 16th रैंक पे थे। दैट इज नॉट एन इजी जॉब और रैंक टू गेट सिक्योर्ड। ओके, तो थोड़ा सा इनने मेहनत भी की थी बच्चों, सिर्फ इनका लक नहीं था, बहुत सारी मेहनत भी थी। एंड आई स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी इन ऑल सब्जेक्ट्स पुट टुगेदर। तो जब इनके सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स एक साथ जोड़े गए तो ये अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पे थे। ठीक है, those days you could get an admission into IIT without the entrance test if you had secured the first rank in the university। तो उस टाइम का जो रूल था बच्चों जेई का कि अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए हो तो आपको जेई देने की जरूरत नहीं, आपको एडमिशंस डायरेक्ट मिल जाएंगे। Therefore I did not have to appear for the entrance test to get the admission into IIT, but nobody in Solapur told me about it, for I doubt if anybody in Solapur even knew about this rule। तो पता हुआ क्या कि ये ऑल्दो फर्स्ट थे लेकिन इनको ये पता ही नहीं था रूल कि अगर आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए हैं तो बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए आपको एडमिशन मिल जाता है। अब सोलापुर में रह के इनको नहीं पता होगा क्योंकि मे बी इनसे पहले किसी ने टॉप पोजीशन सिक्योर की नहीं होगी और किसी को इतना पता ही नहीं होगा जेई के बारे में, इसलिए इनको भी नहीं पता चला कि हमें ऐसे एग्जाम देना नहीं पड़ता है। Therefore, I appeared for the entrance examination and I secured a very good rank in the same। अब देखो he proved his ability। हम बोलते हैं ना चलो ठीक है एक बार किस्मत काम कर गई, ठीक है वो फर्स्ट आ गए, लेकिन without the knowledge still उनने वो एग्जाम दिया and he still got IIT मुंबई। कहने का मतलब उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया एंड ही सिक्योर्ड अगेन अ गुड रैंक इन दैट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कि उनको इतना अच्छा कॉलेज मिला। तो ये तो हो गई इनकी स्टार्टिंग लाइफ। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों पढ़ेंगे कि उनकी कॉलेज लाइफ कैसी रही, ठीक है, वो एडजस्ट कर पाए कि नहीं कर पाए, बिकॉज ही वॉज अ मिडिल क्लास बॉय, ठीक है, ज्यादा इनको इंग्लिश ये सब आती नहीं थी, तो कैसे एडजस्ट कर पाए, आगे इनने कैसे अपनी जर्नी को एक्सीलेंट किया या हाउ डिड ही वॉयज टुवर्ड्स एक्सीलेंस, ये हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय फॉर नाउ बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। और कोई भी सजेशन करने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। यू कैन फॉलो अस ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टा, टेलीग्राम, our applications and many others. Bye bye. See you in the next lecture.